हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तरुण शर्मा है और आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो कि डीएसएसबी के एग्जाम होने वाले हैं, एलडीसी, डीएसएसबी, दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के। तो इसकी किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा, मैं इसका सिलेबस बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा और सबसे मेन बात, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को देखो, इसको फॉलो करो, जॉब लो और निकल जाओ। बिना बात की वीडियो देखने को से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखने वाले तो कोई फायदा नहीं, ये भी मत देखो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मैं खुद भी सिलेक्शन लेके बैठा हूँ इस डीएसएसबी से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ आपको। क्या सेक्शनल टाइमिंग होनी चाहिए, टाइपिंग स्टेनो किस तरीके से होनी चाहिए, या किस तरीके से इसकी ऑफलाइन होगी, टाइपिंग ऑनलाइन होगी, क्या सेक्शनल टाइमिंग होगी, सेक्शनल टाइमिंग होती है तो क्या सेक्शनल टाइमिंग होती है, हिंदी और कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं बच्चों के, ये कैसे पढ़े, और मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें, अभी दे या नहीं दे, कौन सा मॉक टेस्ट दे, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़े। और एक सबसे मेन बात, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये सबसे कॉमन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग नहीं करते हैं। सबसे मेन बात ये मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं ये कौन कौन से एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। बाकी ये डीएसएसबी का जो लास्ट टाइम 10 ग्रेड 4 के हुए थे एग्जाम, उसमें ये मेरा स्कोर है 161, और जब जो वैकेंसी थी केवल 200 थी, और और जो कट ऑफ गई थी वो 149 गई थी। तो मैंने ये इतना स्कोर किस तरीके से लाया, मैंने अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, कौन सी बुक फॉलो करी, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अच्छी तरीके से फॉलो करना और नोट डाउन कर लेना आपको जो भी ना समझ है, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें बताने वाला हूँ। बाकी ये मेरे नंबर है, एसएससी स्टेनो में इंग्लिश के नंबर है मेरे 100 में से 95, ये जीके, ये रीजनिंग के, तो ओवरऑल ये स्कोर बना था। अब देखो, सबसे पहले आता है तो इस सिलेबस, क्योंकि आपको अगर कोई भी एग्जाम पास करना है तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, ये जो भी वेरियस पोस्ट वाले हैं ना, जो एलडीसी, दास ग्रेड 4, ये उन सब का बता रहा हूँ मैं। ये 35, ये रीजनिंग, मैथ, जीके, जीके में 35, ये इंग्लिश, ये हिंदी और ये कंप्यूटर, जो कि एमटीएस के फॉर्म निकले हुए हैं, उसका सिलेबस अलग है थोड़ा सा। 40 40 40 40 40, और यही जब मैंने एग्जाम दिया था 10 ग्रेड 4 वाला, जूनियर असिस्टेंट वाला होता, उसमें सेम ये वाला पैटर्न था। मेरे टाइम पे कंप्यूटर नहीं आई थी, ये वाली बात है। तो आप जो भी अगर जिस चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस इस वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो करो, आपका कह के नंबर आएगा। ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर जो भी मैं बताता हूँ आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका नंबर इसमें आ जाएगा। अब सबसे पहले बात आ जाती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, तो रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक दो ही चीज होती है। रीजनिंग के अंदर केवल दो चीजें और सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें से 35 में से आराम से आप 30, 33, 34 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका 40 क्वेश्चन का आ रहा है तो 40 में से आप आराम से 38, 39 स्कोर आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो कोई भी सिलेबस अपना कवर कर लो, और ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं। एक कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट है, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी कोई भी टीचर जो भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ उसे सिलेबस कंप्लीट करो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं करनी है आपको। बाकी प्रैक्टिस तो करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, दो ऑप्शन है आपके पास, कोई भी पीवाईक्यू वाली बुक ले लो और उसे सेट सॉल्व करो, या फिर टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से आप सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है उसके कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो आपको जरूर करने हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन। तो सिर्फ क्या बताया मैंने आपको, सिलेबस पूरा करो, कोई भी यूट्यूब चैनल के से आप कर सकते हो, सारे बढ़िया है, और उसकी प्रैक्टिस करो। दूसरा, ये जैसे मान लो आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर एलडीसी या यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 20 क्वेश्चन कितनी देर में कर सकते हो। आपको टाइम नोट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर्स में आप जब देने बैठोगे ना, आपको पता होना चाहिए 20 क्वेश्चन कितनी देर में करने बैठोगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको अभी समझ नहीं आएगी, मैं भी अब जब सेक्शनल टाइमिंग बताऊंगा ना, तब आपको ये बात समझ आएगी, उससे पहले नहीं समझ आएगी। तो मिक्स्ड क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना। दूसरा, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनोलॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। ये कुछ ना कुछ कुछ ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप मांगते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें अच्छे लॉजिक लगते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा पेपर में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो डीएसएसबी, एमटीएस, ये बहुत सारे हैं, नॉन टीचिंग वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट के हैं, पीए के हैं,
इस तरीके से जो रीजनिंग के सेक्शनल वाइज टेस्ट है आपको देने हैं, आपको इससे अपना स्कोर पता चलेगा। और आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन दो, तो उसमें ना टाइमिंग चलते रहती है, ऑफलाइन में इतना सही नहीं लगता। अब बात आ जाती है मैथ। मैथ में आपको क्या करना है, और बहुत से मेरे को बोलते हैं, और सबसे मेन बात, यहाँ पे भी दो बच्चे हैं, एक स्टेनो वाले हैं और एक नॉर्मल जो पेपर होता है जैसे एलडीसी स्टेनो इन सब के। तो अगर जो स्टेनो वालों को भी बता दो, अगर आपको इसके अंदर सिलेक्शन लेना तो मैथ अगर आपने थोड़ी बहुत भी कर ली ना, मान लो 35 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन भी आ गए, तो आपका सिलेक्शन कह के हो जाएगा, 20-15 जो भी आएगा सिलेक्शन कह के हो जाएगा। और बाकी जो आप कहते हो कि आपकी मैथ ठीक नहीं है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यूट्यूब पे टॉपिक लिखना है जैसे एवरेज, उसकी लगभग 6 से 7 वीडियो देखो, उसके बाद और सिर्फ प्रैक्टिस करो, लगभग 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपको यही हर टॉपिक में करना है। ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ऐसे ही आपको टाइम एंड वर्क करना है। और मैंने एक वीडियो बताई है, उस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने जीके के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। आप सिर्फ वो करके चले जाना अगर आपके पास कम टाइम है। मतलब आपको पढ़ना तो है ही, सारा सिलेबस आपको कवर करना है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पहले आप वो टॉपिक कवर कर लो जीके और मैथ्स में। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वो आप सबसे पहले कर लेना। तो मैथ में सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि आप अपना टॉपिक कवर करो, 6 से 7 वीडियो देख लो, इनफ रहेगी। उसके बाद आप जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। दूसरा, जैसे ये वाले इस तरीके से के न्यूमेरिकल वाले है, जो सेक्शनल टेस्ट है वो आपको देने ही देने हैं। ये स्टार बना लो, ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन में देने हैं। ये इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देने हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते, कोई दूसरे वाले नॉन टीचिंग वाले लो, जैसे ये एमटीएस वाला है ना, तो नॉन टीचिंग वाले करो। उसमें नहीं मिल रहे, पीएएसए वाले में जाओ, जिसमें भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाए आप वो करो। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसके अंदर एडवांस आएगी नहीं आएगी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगी नहीं आएगी। तो तुम इतने बेवकूफ हो गए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ और देखो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है नहीं पूछी जा रही, ज्योमेट्री पूछी जा रही है नहीं पूछी जा रही। इतने बड़े तुम्हारी जॉब लगने वाली, तुम्हें ये नहीं पता क्या करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, उसमें देखो और देख लो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। और सबसे मेन बात आपको ये देखना है, जैसे अभी आप देखोगे ना मेंसुरेशन, इसमें ज्यादा पूछी जाती है, ज्यादा मतलब 4 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सिर्फ इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया, अगर आपको ये 2 फॉर्मूले याद है सबके, सिलेंडर स्फीयर, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो और अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आती है। और दूसरा एडवांस, एडवांस के नाम पे सिर्फ 2 टॉपिक आते हैं, एक तो मेंसुरेशन और दूसरा एलजेब्रा। एलजेब्रा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू आप देखोगे समझ जाओगे, तो फालतू क्वेश्चन मत करने लगना। आपको ये कवर करने हैं जैसे मैंने बताया, उससे आपकी जो पूरी की पूरी मैथ कवर हो जाएगी। अब बच्चे आप कौन सी बुक खरीदे, जोन सा आपको ठीक लगे वो बुक खरीद लो। प्रीवियस ईयर चाहे आप एसएससी वाली ले लो, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर आते रहते हैं। बस ये एसएससी वाली लोगे तो उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी होंगे, तो इसलिए डीएसएसबी वाली कोई मिले तो डीएसएसबी वाली ही बुक ले लेना, या फिर उसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये जो है टेक्स्ट बुक वाला है, यही आप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर दिए हुए क्वेश्चन। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी बुक ले सकते हो, जैसे एलजेब्रा की आपको प्रैक्टिस कर, सॉरी एवरेज की प्रैक्टिस करनी है, इनकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके पेपर में जानी है। अब बचे जीके। सबसे पहले तो अभी आप क्या कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है एक वीडियो, उसमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन में जो क्वेश्चन फंसते हैं वो जरूर करके जाना। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, अभी फरवरी में पेपर हुए थे, डीएसएसबी ने लिए थे, फरवरी और मार्च में। इन दोनों की पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखी है, आप उसके अंदर जाओ और अच्छी तरीके से देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। ये आपको रटे हुए होने चाहिए सारे के सारे बाय हार्ट, कि कौन से क्वेश्चन आए कौन से नहीं आए, और उसके सॉल्यूशन भी। तो ये 2 काम आपको जरूर करने हैं। जो मार्च में पेपर हुए थे फेब के, वो ग्रुप में डाल रखे, वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तीसरी चीज, और ये वाली चीज मैंने पहले ही बता रखी, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। अरिहंत की एक बुक आती है 40 से 45 रुपए वाली, उस बुक को आप पढ़ लेना, उससे आपका बेसिक कवर हो जाएगा पूरा। उस उसके बाद प्रीवियस ईयर डीएसएसबी वाली मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना एसएससी वाली भी ले सकते हैं आप प्रीवियस ईयर। एसएसजीके के लिए काम करेगी, क्योंकि वही क्वेश्चन इधर से उधर घूमते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, और आपका जो सिलेक्शन है वो इसके अंदर हो जाएगा। मतलब जीके आपकी बहुत सारी कवर हो जाएगी। पहले तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लोगे,
जो मैंने अभी वीडियो के अंदर बताया, लिंक दे रखा है, वो देख सकते हैं। उसके बाद फेब और मार्च के जो पीवाईक्यू पूछे है डीएसएसबी ने, तो आपको इसका लेटेस्ट ट्रेंड पता चल जाएगा। आर्यन से बेस कवर हो जाएगा, और बाकी पीवाईक्यू तो आप कर ही लेंगे। और कौन सी बुक खरीदे यार, जो मार्केट में जोन सी भी अवेलेबल है वो खरीद लो, जो ठीक लगे। पीवाईक्यू मतलब पेपर में सिलेक्शन होता ही होता है, अगर पीवाईक्यू आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो। अब बचे करंट अफेयर कहाँ से करने हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम हो जाएगा मई एंड में, हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है, तो आपको जनवरी से लेके अप्रैल तक करंट अफेयर करने ही करने हैं। और ये कहाँ से करें, मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दी है, उससे कवर कर लेना। अब आप और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी जो मेजर मेजर इवेंट है जैसे ओलंपिक, वो अभी का रिसेंट का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ रिसेंट का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वर्ल्ड कप रिसेंट का नहीं है, लेकिन ये जो मेजर मेजर इवेंट होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब तक वो दूसरा इवेंट नहीं हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना। बाकी जनवरी से लेके अप्रैल तक जो करंट अफेयर जो है वो ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया है। आप टेलीग्राम का जो लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए सिर्फ इतना कर लो और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मान लो एक्स्ट्रा करना भी है तो एसपीडी जो 1 साल वाली आती है, एसपीडी की बुक आती है, वो खरीद लेना, ये मोर देन इनफ रहेगी। और दूसरा, इसमें भी जो करंट अफेयर में करने हैं ना, वो आपको सबसे क्या क्या करने हैं वो ध्यान से देख लो। अपॉइंटमेंट हो गई, ये अगर आपको अपॉइंटमेंट दिख गई मतलब रटनी है आपको। दूसरा अवार्ड, तीसरा स्पोर्ट्स से, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, ये सारे के सारे जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज है वो अच्छी तरीके से कर लेना। और जो एक्सरसाइज होती है, जैसे धर्म गार्डन किसकी एक्सरसाइज है, अलनागा किसके साथ है, तो इस तरीके से ये आपको कर लेना है। अवार्ड, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, ये अच्छी तरीके से कर लेना। बाकी पीडीएफ है, आप उसके कवर कर सकते हैं, मैंने प्रोवाइड करवा दिए, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब ये आपके ऊपर है पढ़ना इस करंट अफेयर वाली पीडीएफ को। पेपर से पहले 6 महीने तक करंट अफेयर हो जाने चाहिए, और मेजर मेजर 1 साल तक के। मेजर मैंने आपको बता दिया, जैसे ओलंपिक हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए और वर्ल्ड कप, इस तरीके के मेजर इवेंट। अब आ जाते हैं इंग्लिश के लिए। तो जैसे मैंने पहले इंग्लिश के लिए आपको बता दिया है, अगर आप अभी तक मेरे को फॉलो करते आए हो तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये मैं प्रेफर करता हूँ, प्लिंथ टू पैरामाउंट। बाकी जिसको ये सारी चीजें पता है, जिसने पहले वीडियो देख रखी है, वो इस वीडियो स्किप करके आगे जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है फिर भी आप देख लो, क्योंकि कुछ ना कुछ, क्या पता मैं नया बता दूं, वो आपके काम आ सकता है। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट या जो भी कोई सी भी किताब आपके पास है, वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ लो। दूसरी चीज, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरीके से करो। मैं प्रेफर करूंगा प्लेन टू पैरामाउंट वाली बुक ही। बाकी आप किसी भी बुक से कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और एक प्लेलिस्ट है, वो बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मेरी प्लेलिस्ट नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है वो किसी दूसरे की प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, 10-15 मिनट की वीडियो है, उससे आपका जो बेसिक है पूरा का पूरा जो ग्रामर का है वो आपका कवर हो जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। चौथा, वो कैब के लिए ब्लैक बुक ले सकते हैं आप। आपका ब्लैक बुक तो बहुत मोटी है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 या 300 इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कर लो। उसके बाद फिर मतलब, और पीवाई क्यू करने हैं, सिर्फ पूरी बुक रटने मत बैठ जाना, सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वाले वो करना, बाकी फिर जो बचते हैं पीवाई क्यू वो करना, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना सिलेक्शन के, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं हुआ करते। तो प्रीवियस ईयर आपको सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए। तो मैंने क्या बता दिया आपको, ये ग्रामर के लिए बता दिया, ये वोकैब के लिए बता दिया। और एक और चीज है आपको क्या करनी है एक्स्ट्रा में वोकैब के अंदर, एक तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये प्लेन टू पैरामाउंट के अंदर है या एसपी बक्सी में भी है, जोन सी आपको बुक ठीक लगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसे मतलब, जैसे एग्जांपल, अवेल के बाद क्या आता है, अवेल के बाद ऑफ आता है, और टीमिंग के बाद क्या आता है, टीमिंग विद आता है। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन ही आती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एब्सटीमेस के बाद क्या आता है, एब्सटीमेस के बाद एन आता है, तो ये पेपर में पूछी जाती है और ये हेल्प करती है। दूसरी चीज, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी आप कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको ठीक लगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है फ्रेजल वर्ब वाली, मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी ये प्लेन टू पैरामाउंट में है,
एसपी बक्सी में भी है, तो कहीं से भी कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। अब बात आती है नंबर आने की, क्योंकि सिर्फ इन सब चीजों से नंबर नहीं आया करते, नंबर आते हैं प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? वही आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन। ऑफलाइन अब पूछो कौन सी बुक लो, जोन सी ठीक लगे वो ले लो, प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, बस बात खत्म। अब ऑनलाइन में आपको क्या करना है बताता हूँ मैं। जब आप टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, तो ये आप सर्च कर लेना एसएससी इंग्लिश, और एसएससी इंग्लिश जब सर्च करोगे ना, आपको ये वाला चीज दिख जाएगी, एसएससी 20,000, ये सारे के सारे। अब आपको क्या करना है, ये वाला लगभग 75 इसके अंदर टेस्ट है, ये तो आपको देनी है। मान लो आपने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन का टेस्ट दे दिया, फ्रेजल वर्ब पढ़ ली, फ्रेजल वर्ब का टेस्ट दे दिया। इस तरीके से ये आपको कवर करने ही है, अगर आपने टॉपिक वाइज अपने पूरे कर लिए। उसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे। बाकी मैंने सब्जेक्ट वाइज के लिए तो ये बता दिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये जैसे CGL, CHSL, GD, अब आप CGL से स्टार्ट करना। अब ये मत सोचना ये हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। सिलेक्शन लेना, जो मैं बता रहा हूँ चुपचाप फॉलो करते रहो आंख बंद करके। ये 50 नंबर का होता है और 25 क्वेश्चन आते हैं। 50 का होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये डेली 2 सेट देने हैं, मतलब देने हैं। और इसके अंदर आपकी जो गलती हो रही है, तो उसके अंदर सॉल्यूशन देखो क्या गलती है। अगर आपको लगता है नया कंसेप्ट है, उसे नोट करो। और अगर वो अब आपको पता लगता है कि नहीं है, तो उसे सेव कर लेना या आप नोट कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा मान कहना सिर्फ ये, इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बस ये इंग्लिश में सिर्फ, और डेली 2 सेट आपको करने हैं जब तक पेपर नहीं होते, बिना रुके। अगर आपने ये फॉलो कर दिया, आपको इंग्लिश में बहुत बेहतरीन मार्क्स आने वाली है, डेफिनेटली। अब बाकी का आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है या क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है, तो वो प्रैक्टिस से ही दूर होती है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने दो वीडियो ग्रुप में दी थी, तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट हुई होगी। वो 2 वीडियो जो है मैं दोबारा से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ये मेरी वीडियो नहीं है, किसी दूसरे की वीडियो, उसने बहुत अच्छा समझाया कि PYQ, PQRS हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से करते हैं, तो पेपर में आंसर जल्दी आ जाए। बाकी मैंने जैसे आपको बताया, ये चीज आपको सॉल्व करनी ही करनी है। ये खत्म हो जाए, फिर ये करने है CHSL खत्म हो जाए, तो अब GD करने हैं। लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से PYQ डेली तो सॉल्व करने ही करने हैं। अब आ जाए हिंदी। भाई देखो मैंने कैसे करी थी। मैंने इस हिंदी को करा होगा मुश्किल से 20 दिन में, मैक्सिमम बता रहा हूँ कैसे करा था। और ये अगर आप नहीं करोगे तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। और लोग पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, इतने सिली क्वेश्चन पूछते हैं। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, मैंने प्रोवाइड करा रखे। अब इसमें मैं क्या करता था, मैं डेली एक सेट करता था और उसमें देखता था कि भाई ये पर्यायवाची इसमें इन्होंने कितने पूछे, ये गलत हो सकता है तो देख ले, मान ले 4 पूछ ले, मैं इसे नोट कर लेता था। फिर उसके बाद देखता था संधि विच्छेद कितने पूछ लिए, कि 5 पूछ लिए। ऐसे करते करते ना लगभग 10-12 टॉपिक की लिस्ट हो गई थी, कारक की लिस्ट हो गई थी, और समास। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिख दिए, कितने क्वेश्चन पूछ रहे, कितने क्वेश्चन पूछ रहे। फिर उसके बाद सीधे सीधे जो वोकैब वाला पार्ट था, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, लोकोक्तियां हो गई, तो ये जो भी पर्यायवाची वाला पार्ट था वो मैंने कर लिया लूसेंट से। या जो भी यूट्यूब में मैंने सर्च करा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो कि ना कुछ होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ये पेपर में आने ही आने होते हैं, तो वो कर लिया यूट्यूब से और लूसेंट से मैंने कर दिया वो कैब वाला पार्ट खत्म, ठीक है। दूसरा, और ये जो सिलसिला है, ये जो डेली हिंदी करने का है सेट, ये आपको डेली करना है। जब आपकी लिस्ट बन जाएगी ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बस ये हो जाएगा कि इस वाले सेट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 4, इसमें कितने पूछे गए, 5। तो इस तरीके से। और जैसे मान लो अब कारक संधि विच्छेद करना है, तो यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया जो भी बढ़िया टीचर का, स्टार्टिंग से 5 से 6 वीडियो मैंने देख ली, अपने नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद कारक किया, नोट्स बना लिए। ऐसे करते करते 20 दिन के अंदर मेरी जो पूरी की पूरी जीके मैंने खत्म कर ली, हिंदी मैंने खत्म कर ली थी, किसी पर्टिकुलर टीचर से मैंने नहीं पढ़ी थी। तो इस तरीके से आपको डेली, अब जैसे डेली करना है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर डेली पढ़ो, आपको समझ आएगा कौन कौन से नए टॉपिक आते हैं, अभी पुराने आ रहे हैं। मतलब पेपर के PYQ पैटर्न से आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो, प्रीवियस ईयर सामने होना चाहिए। अभी फिलहाल आप जो एग्जाम दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर आपको संविधान की तरह देखना है। प्रीवियस ईयर है मतलब वही हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है वो करना, उसके बाद कहीं एक्स्ट्रा जाना। तो जितना भी प्रीवियस ईयर के अंदर टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरीके से उसके नोट्स बना लो, किस तरीके से क्या करना है।
तो इस तरीके से खत्म कर लेना कि कौन सी बुक है, क्योंकि बहुत मोटी मोटी बुक है, उनको पूरा करने में, सिलेबस खत्म करने में लग जाना आधी से। कंपटीशन अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो 100 में से 90% सिर्फ सिलेबस खत्म करने में लगे पड़े हैं। पेपर में क्या आ रहा है वो देख ही नहीं रहे। तो मैं सिर्फ ये बताने आ रहा हूँ पेपर में क्या आता है, तो पेपर में जो आ रहा है उसे देख लो। सिलेक्शन लेके बैठो इसलिए बता रहा हूँ, बाकी करते रहो सिलेबस पूरा। आधी से ज्यादा दुनिया टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ ये देखते रहते हो कौन सी बुक है, सिलेबस तक पूछते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता पेपर में पूछा क्या जा रहा। अब आ जाती है कंप्यूटर। सेम चीज वही चीज है जैसे मैंने बताया। 100% बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका ऑप्शन है पहला, इन 90% बच्चों की तरह आप भी सिलेबस पूरा करने में लग जाओ, या फिर 10% बच्चों की तरह जो बता रहा हूँ सिर्फ उसे फॉलो करो। आरबी रिवॉल्यूशन की एक पीडीएफ है कंप्यूटर 2.0 करके। अब ये सुन लो, मैं सिर्फ बताना, मैं बता रहा हूँ पढ़ना कैसे, ये ध्यान से सुनो। तो कंप्यूटर 2.0 करके सबसे पहले तो पीडीएफ जो है वो मैंने ग्रुप में दे रखी है, उसे डाउनलोड कर लेना और यूट्यूब पे जाना। दो आपको पैरेलल दो काम करने हैं। यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट भी मैं वो उसका भी लिंक दे दूंगा। क्या करना, आपको पहली वीडियो देखनी है, जब उसके बाद देख ली, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, फिर अगले दिन क्या करना है, या आप मान लो कुछ नहीं करे तो सेम डे कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। आपने वीडियो देख ली, फिर उसके बाद यहाँ से आके पीडीएफ से उसका रिवीजन कर लिया, फिर दूसरी वीडियो देख ली, दूसरा रिवीजन कर लिया। और इस वीडियो में ना ये मैडम जो है ये आपको बताएगी भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। और मान लो आपका मन नहीं कर रहा मैं क्या करूँ, तो पीडीएफ को जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे ना, तो उसके अंदर पीवाईक्यू दिए हुए बहुत सारे, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो, उसके आंसर चेक कर सकते हो। तो और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना, आपको ये पता पड़ेगा भाई पेपर में पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जाता है। तो वो चीज है, आपको इस तरीके से लगभग 88 पेज तक इसकी थ्योरी है और उसके बाद पीवाईक्यू है। तो जैसा आपको ठीक लगे, एक एक दिन जैसे वीडियो देख लो, थ्योरी कवर करो, वीडियो देखो, थ्योरी कवर करो, और पीवाईक्यू खत्म कर लो जैसा तैसे। इस तरीके से आपको कंप्यूटर जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। मन नहीं कर रहा पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो इसके, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। और ये फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, तो कोई पेड कोर्स कहीं कुछ की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ लो। और बाकी जितने भी मैंने अभी तक सब्जेक्ट बताए उनके आपको सेक्शनल टेस्ट तो देने ही देने हैं। किस पे देने, टेक्स्ट बुक, या आपको जो ठीक लगे जो सा भी आप टेस्ट दे दो उससे आप दे सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शनल टाइमिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, अगर आप एमटीएस का देने जा रहे हो, या एलडीसी, स्टेनो, वेरियस पोस्ट वाले, जूनियर असिस्टेंट कोई सा भी देने जा रहे हो, तो अब ध्यान से सुनो पेपर कैसे आने वाला है। सबसे पहले आएगी आपकी रीजनिंग, और यही पैटर्न चलने वाला है। और जो मैंने आपसे बोला था ना कि आप 20 क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व कर लेते हो, वो आपको यही पता होना चाहिए। वो ये अभी मैं बताऊं क्यों। रीजनिंग आएगी, दो में डिवाइड कर रहा हूँ, एक एमटीएस वालों के लिए डिवाइड कर देता हूँ। ये नीचे एमटीएस है और ऊपर नॉर्मल वाले। तो रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। अब इसके अंदर जो आपके सेट आएंगे वो कैसे आएंगे, पहले आएगा 20 क्वेश्चन का सेट, फिर 15 क्वेश्चन का सेट। तो सेम विधि है इन सब के साथ, यही चलेगा, पहले 20 क्वेश्चन का सेट, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन का सेट। एमटीएस में क्या चलेगा, 20-20 के सेट चलेंगे, 20-20 के सेट चलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं पता है क्या करता था, मैं हमेशा जैसे अभी तक तो जो मैंने ये वाले पैटर्न वाले दिए, तो मैं सबसे पहले ये देख लेता था मैं हिंदी पे जो है 1 2 3 4 5, मैं हिंदी कितनी देर में कर लूंगा। मेरे को ये पता था मैं 40 क्वेश्चन जो है हिंदी के ऑलमोस्ट 15 मिनट में कर लूंगा। तो मतलब अब 1 घंटा 20 मिनट मिलते हैं, मतलब 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट में से 15 मिनट गए, कितने बचे, 110 मिनट, 105 मिनट। मतलब मेरे पास इंग्लिश के लिए 105 मिनट होने चाहिए। मैं पूरा उल्टा टाइम लेके चलता था। इंग्लिश के लिए अब सेम वे मैं कर लेता था, लगभग 25 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ 15 मिनट में। तो 40 क्वेश्चन में लगभग 20 मिनट या 25 मिनट लेके चलता था। अब 105 में से 25 गए, मतलब यहाँ पर मेरे पास जीके में 80 मिनट होने चाहिए। फिर उसके बाद जीके के 40 क्वेश्चन है, इसे कितनी देर में कर लूंगा, मैं इसे ऑलमोस्ट कर लेता था 12 मिनट में। तो 12 मिनट मतलब अब मैथ का जो सेक्शन खत्म होगा ना, मतलब ये मान लो मेरे को जब 78 मिनट होंगे, मेरे को मैथ का सेक्शन बंद कर देना है, क्योंकि मेरे को आगे क्वेश्चन भी देखने हैं। अब मैथ के जो है 40 क्वेश्चन थे मेरे पास, 20-20 के सेट करते,
तो मतलब मेरे को उसी हिसाब से अब ये देखना था कि मैथ को कितनी देर में को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट अंदाजा लगा लेता था, 40 मिनट यहाँ दे देता था, 35 और 35 से थोड़े ज्यादा यहाँ पे दे देता था। और दोस्तों अब यही चीज आपको अपना टाइम देखना है कि भाई मैं सबसे मेन बात इस जो डीएसएसबी का जो एग्जाम है इसके अंदर यही है, सेक्शनल टाइमिंग अगर आपने ध्यान से नहीं की आपका पेपर छूट जाएगा, जो एंड के इजी इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो आपको अभी से ये ध्यान लगा के चलना है कि आपको जो 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 20-20 क्वेश्चन आप कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर के अंदर ही सबमिट कर देना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर चला गया मैथ में 78 मिनट मेरे को रीजनिंग और मैथ करनी है। अब इस 78 मिनट से मैं रीजनिंग के देख लेता था, भाई 20 क्वेश्चन में मेरे को इतनी देर करनी है। अगर मेरे पास सॉल्व होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, मेरे को आगे बढ़ना है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा मैं दोबारा बता दूं, ये मैंने आपको नहीं बताया। जैसे आपके सामने पेपर आएगा, मैं अभी पेपर आएगा, पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे रीजनिंग के, जैसे मैंने सीरीज बताई इसी तरीके से आएगी, और आपका टाइम चलता रहेगा। अब आप इन 20 क्वेश्चनों को कितनी देर में करते हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, टाइम चलता रहेगा। लेकिन जब आपने 20 क्वेश्चन सबमिट कर दिए और आगे वाले इन 15 क्वेश्चन पे या फिर 20 क्वेश्चन पे आ गए, ये एमटीएस के लिए बाकी के लिए, तो अब आप ना पीछे वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते। सेम इनके साथ है, अगर आपने 15 क्वेश्चन जितनी देर में करे करे फिर आगे आ गए आप मैथ पे, तो अब इन पीछे नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मैं पहले बता दूं। तो आप इसमें कितनी भी देर सकते हैं जितना आपको टाइम देना है, लेकिन वही आपका लॉस हो जाएगा अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया तो मैंने अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए 20 क्वेश्चन को आपको कितनी जल्दी सॉल्व करना है, 15 क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करना है, फिर मैथ के फिर से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, कितनी देर में आपको ये सॉल्व करने आपको पता होना चाहिए आगे, क्योंकि बढ़ना होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना होगा। अब आ जाती है टाइपिंग और स्टेनो। तो भाई देखो कि टाइपिंग किस तरीके से होगी इसके अंदर। और सबसे मेन बात, जिसको लग रहा है ना अब तुम्हारा रिटर्न ठीक है थोड़ा बहुत, या किसी का नहीं भी है, आप डेली 15 मिनट टाइपिंग करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत बच्चे फेल होते हैं टाइपिंग में। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है वो ऑफलाइन होती है। वो क्या करते हैं, आप जाओगे, सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपको दे देंगे एक पर्चा A4 साइज का, और आपको की बिठा देंगे कंप्यूटर के सामने। अब इस A4 साइज वाले पेज से आपको देख के टाइप करना होगा। ये चीज हो गई। यही स्टेनो वालों के साथ है। स्टेनो वालों को क्या करते हैं, वो 10 मिनट की डिक्टेशन देते हैं, और जैसे डिक्टेशन मिल जाएगी आपको वो दूसरे रूम में भेज देंगे, पढ़ने का टाइम नहीं देंगे, और सीधे सीधे जब वो आपको बता देंगे टाइमर स्टार्ट, आपको टाइप करना होगा। ये स्टेनो वालों का हो गया, बात खत्म, बता दी स्टेनो वालों को। और टाइपिंग का जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल जो टाइपिंग होगी वो ऑफलाइन होगी, A4 साइज के पेज से होगी, और वो आपको इंस्ट्रक्शन सारी की सारी बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आप जब एक बार टाइप हो जाए उसके बाद वो बताएंगे कि आपको रुक जाना है, क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन टाइपिंग होगी, जिस तरीके अच्छी तरीके से आप ऑफलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। और लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा एक टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उससे प्रैक्टिस करो। है ये ऑनलाइन, लेकिन इसके अंदर ना अब गेम आते हैं बहुत सारे। मैं यही गेम खेलता था, मेरे को बहुत बढ़िया लगता था, मेरी स्पीड इनसे बढ़ी है। मेरी स्पीड लगभग यूं मान लो 50-60 प्लस है। तो जब मैं ये पेज से टाइप करता था ना तो मेरी आराम से क्लियर हो जाती थी। लेकिन आप ना दो बार टाइप करना 10 मिनट की, मैं ये बोलूंगा। एक बार 10 मिनट की ऑनलाइन, और 10 मिनट की ऑफलाइन। ऑनलाइन से आपको मजा आएगा जब आप गेम खेलोगे, लेकिन जब पेपर आने को पास होगा ना, जब टाइपिंग होगी, पेपर जैसे ही खत्म हो जाएगा रिटर्न, आप सिर्फ और सिर्फ ना ऑफलाइन की प्रैक्टिस करना। बाकी अब रही मॉक टेस्ट की बात, तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरे को पैसे नहीं मिले हैं। आपको कोई और ठीक लगे आप वो फॉलो कर सकते हो, मेरे को ये ठीक लगा, मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सीक्रेट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत बेसिक है, सबको पता भी है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। DSSB MTS सर्च करना टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये मॉक टेस्ट है। जब आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर पे क्लिक करेंगे तो एक 41 DSSB के प्रीवियस ईयर सेट आएंगे। ये पटवारी के पेपर है, ये जूनियर असिस्टेंट के है, ये दास ग्रेड 4 के है, दास ग्रेड 2 के है, ये बहुत सारे। ये 41 के 41 पेपर आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, मतलब मुंह जबानी आपको सारे के सारे मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज पता होनी चाहिए। और मैं दावे के कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने 41 पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका 99% सिलेक्शन कह के होगा। और सिर्फ करने नहीं है, ऐसा नहीं है कि खोल के बैठे कर लिए,
थोड़ा बहुत ध्यान से करना है पेपर। क्या करना है, जैसे मान लो आपने पहला पेपर दिया, किया, आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या गलत हुए, छोड़े तो क्यों छूटे, फिर उस जैसे मान लो टाइम एंड वर्क का गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, अगली बार टाइम एंड वर्क की इतनी प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो पहले पेपर में गलती होगी वो दूसरे में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे करते करते आपको 41 पेपर खत्म करने हैं। ये नहीं हवाबाजी में दे दी, जो गलती हुई नेक्स्ट पेपर में वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, मेन ये है। तो वही बाकी सेक्शनल टेस्ट आपको जितने मर्जी हो सके वो देने। और जो आपको टेक्स्ट बुक अगर खरीद रहे हैं उसका आपको कोड चाहिए, तो आप ये ले लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये लगा देना। बाकी जोन सा आपको ठीक लगे, टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 247 या फिर ग्रेड अप, जोन सा आपको ठीक लगे आप वो खरीदो। बस मैंने रिकमेंड किया है, मर्जी जैसा आपको ठीक लगे वो करो। बाकी अच्छे से पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट है या कोई भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं अपडेट देता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे।